तो हेलो नमस्कार। मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्वाध्याय में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारी और आपकी मुलाकात पहले शाम में आधुनिक भारतीय इतिहास के कंसेप्चुअल क्लास को लेकर लाइव हुआ करती थी, वो वर्तमान में रिकॉर्डेड अवस्था में चल रही है ना। तो उसी दौर में उसी रिकॉर्डेड श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज के अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर आप लगातार मेरे रिकॉर्डेड क्लास को देख पा रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपको ज्ञात होगा कि पिछली क्लास में हमने भारतीय राजनीति के मुख्य धारा के अंतर्गत जो एक दूसरा आंदोलन, व्यापी आंदोलन चलाया गया जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उसकी स्थिति हमने शुरू की थी। उससे पहले हमने पूर्ण स्वराज की स्थिति को देखा, उस दौरान के क्या क्या राजनीतिक समीकरण थे उनको एक तरीके से समझा, उनकी समीक्षा की। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को देखा और अंतोगत्वा उन्हें 11 सूत्री मांगों को न माने जाने के कारण अंतोगत्वा हमने दांडी मार्च की स्थिति को भी देखा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 2 मार्च 1930 को जब गांधी जी के द्वारा उधर इससे पहले 11 सूत्री मांग दी गई थी और बोला गया था इरविन को कि आप 31 मार्च तक मेरी इन मांगों के ऊपर तवज्जो दीजिए, वरना हम क्या करेंगे तो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इधर इरविन ने जो है वो उनकी एक ना सुनी। तो जब उनकी एक ना सुनी तो अंतोगत्वा इन्होंने फिर से 2 मार्च 1930 को, है ना, एक तरीके से लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, अपने उन्हें 11 सूत्री मांगों की तरफ उसके ध्यान को आकृष्ट करने की कोशिश की और साथ में यह कहा कि अगर अब भी आप हमारी बात को ना माने तो 12 मार्च से हम अपने एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और उसी दौरान आप देखते हैं कि दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम से दांडी की ओर गांधी जी बढ़ते हैं। शुरुआत में इनके 78 सहयोगी इनके साथ रहते हैं। 24 दिनों की यात्रा करते हैं, 240 मील की दूरी तय करके दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक को ही क्यों चुना गया इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक तरफ जब एक तरीके से नमक कानून को तोड़ दिया गया तो 9 मार्च 1930 को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर प्रोग्राम जारी करते हैं, जिसमें लोगों से आह्वान करते हैं कि जहां कहीं भी एक तरीके से लोग सामर्थ्य हैं वो नमक बनाएं, है ना, शराब और अफीम के ठेकों की तरफ के बाहर धरना दें। साथ में जो टैक्स है टैक्स को अदा ना करें, जो वकील हैं अपनी वकालत छोड़ दें, कोर्ट का बहिष्कार करें, है ना। उसी प्रकार से विदेशी कपड़ों का, विदेशी ऑफिस का यानी कि दफ्तरों का, विदेशी या फिर सरकारी स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार किया जाए और आत्मनिर्भरता के आधार पर चरखा इत्यादि लोगों को चलाएं। अब एक तरफ जब नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, तो उधर भारत के अलग अलग कोनों में भी लोगों ने सॉल्ट मार्च शुरू किए, है ना, जिसमें हमने तमिलनाडु की बात की थी, तंजौर तट पर सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा त्रिचिनापल्ली से लेकर वादरायण तक। उसके बाद फिर हमने मालाबार की स्थिति को देखा, जहाँ पे के केलप्पन जो कि वैकोम सत्याग्रह के भी हीरो कहे जाते हैं, और दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इनको हम अलग से भी पढ़ेंगे जब हम सामाजिक और धार्मिक सुधारों को देखेंगे। लेकिन इस दौरान इन्होंने भी मालाबार तट की तरफ शिरकत की और कलिकत से लेकर पोन्नानूर तक, है ना, पोयानूर तक जो है वो सॉल्ट मार्च किया। फिर हमने असम की स्थिति देखी, वहाँ पे सिलहट से लेकर नोआखली तक, है ना। आंध्र प्रदेश में शिविरमों की स्थिति आई। और इधर मैंने आपको बताया कि 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है ना, करोदी गांव के पास से, जो दांडी के निकट है गुजरात में। कारण क्या होता है कि गांधी जी कह देते हैं कि अब हम अपने सहयोगी को लेकर धरासन, जो कि गुजरात में एक और जगह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, धरासन की तरफ कूच करेंगे और वहां पर जो नमक फैक्ट्री है वहां पर जाके एक तरीके से धरना वगैरह देंगे, जिस कारण 5 मई को इनकी गिरफ्तारी की जाती है। कुछ कुछ किताबों में 4 मई भी दिया गया है, तो आप 4-5 मई के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी को देख सकते हैं। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद जो धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व है वो अब्बास तैयब जी के हाथ में जाता है, जो कि बड़ौदा के एक तरीके से एक्स जज, बड़ौदा हाईकोर्ट के एक्स जज कहे जाते हैं। 7 मई को धरासन सत्याग्रह शुरू होती है इधर, है ना। और उधर फिर एक तरीके से 12 मई को इनकी गिरफ्तारी, और अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद फिर हम आगे देखते हैं कि सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल गांधी, इनके नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलनकर्ता एक तरीके से वहां पे पहुंचते हैं। तो वो अपने आप में एक एपिसोड है।
यहाँ तक की बातें हमने कर ली थी कल, और मैंने बोला था कि यहाँ तक की चीजों को पहले समाहित कर लेंगे, उसके बाद फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न केंद्रों को क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि को समझने की पृष्ठभूमि आपने समझ ली है, इसको जल्दी से एक तरीके से समाहित कर लीजिए। तो वर्तमान स्थिति में जो है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके अपने आप में दो चरण हैं। पहला चरण जो है वो 1930 में शुरू होता है, और 1930 में शुरू होने के बाद ये कायदे से गांधी इरविन समझौते के बाद शांत हो जाता है। उसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इसकी शुरुआत होती है, और अंतोगत्वा 1934 में इसका अंत होता है। इसके अपने आप में दो खंड हैं। अभी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले खंड को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप इसके द्वितीय खंड को भी पढ़ेंगे, और उस दौरान की राजनीतिक मजबूरियों को भी आप क्या करेंगे तो समझेंगे। तो पहले यहां तक की बात हो जाए तो जैसा मैंने आपको बताया, 2 मार्च 1930, सिंपल सा लिखते हुए चलेंगे, गांधी जी का इरविन को पत्र, ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर इरविन के उदासीनता का जिक्र, इरविन के उदासीनता का जिक्र, ठीक है। और यहीं पर एक तरीके से अल्टीमेटम 12 मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी। ठीक है, और अंतोगत्वा जैसे आपको पता है दांडी मार्च, है ना। ये मार्च कायदे से 12 मार्च को साबरमती आश्रम से प्रारंभ, है ना। प्रारंभ में 78 सहयोगी, 24 दिनों का सफर, दो 240 मील की दूरी, और इस 240 मील की दूरी को तय करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, तो दांडी पहुंचते कब हैं? 5 अप्रैल को। ठीक है, और उसके अगले ही दिन यानी कि 6 अप्रैल को एक तरीके से नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अच्छा, इसी दौरान मैंने बताया था, इस मार्च के दौरान जो पहली बार गांधी जी रुकते हैं 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, वो असलाली गांव में रुकते हैं, ये अहमदाबाद के पास है। ठीक है, तो मार्च के दौरान, ये मार्च महीना नहीं है, मार्च का मतलब यहां दांडी मार्च से है, तो दांडी मार्च के दौरान प्रथम पड़ाव 21 किलोमीटर के उपरांत
असलाली गांव, अहमदाबाद में। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन। अच्छा, कल ही बताया था, ये जो वास्तव में नमक कानून थी, ये नमक कानून किस वर्ष की नमक कानून थी? 1882 का नमक कानून, जिसके मार्फत या जिसके माध्यम से अंग्रेजों को यह एक अधिकार दिया गया था कि वो नमक का एक तरीके से कलेक्शन करें, उसका विनिर्माण करवाएं, मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, और उस पे उसके ऊपर क्या लगवाएं? टैक्स लगवाएं, है ना। तो ये जो कानून है, ये कायदे से 1882 का नमक कानून है ना, जिसके माध्यम से नमक के संग्रहण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग व कर पर अंग्रेजों का एकाधिकार। ठीक है, तो यही कानून था। नमक ही क्यों चुना गया, इसके बारे कल तफसील से बात हुई है कि वो आम जनता के साथ ज्यादा एक तरीके से संबद्ध हो सकती थी और किसी मुद्दे की तुलना में, इसी कारण नमक को चुना गया। उसके बाद फिर जैसा मैंने आपको बताया कि 9 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रोग्राम जारी किया गया, जिस प्रोग्राम से आप वाकिफ हैं ही, है ना। जहां भी संभव हो कर अदा ना करो, नमक बनाओ, स्कूलों का बहिष्कार करो, कॉलेज का बहिष्कार करो, न्यायालय का बहिष्कार करो, आदि आदि, तो यही प्रोग्राम है। अब जब ये घटना हो गई तो भारत के अलग अलग कोने में फिर क्या हुआ? सॉल्ट मार्च हुआ। तो भारत के विभिन्न कोनों में, विभिन्न हिस्सों में नमक मार्च, है ना, जिसके अंतर्गत हमने तमिलनाडु की बात की थी, इसका तंजौर तट, और इस तंजौर तट के अलोंग, मतलब उसकी उसके साथ दो, एक जगह यानी कि त्रिचिना तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली से लेकर एक तरीके से वेदारण्यम तक का नमक सत्याग्रह। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, वेदारण्यम, है ना। कौन थे मुख्य व्यक्ति? चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति हमने देखी मालाबार तट की। यहां पे आगे आपको बताऊंगा, श्री कृष्ण पिल्लई का भी बहुत प्रमुख योगदान है। उन्होंने कालीकत के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को एक तरीके से अंग्रेजों से बचाया भी था, और अंग्रेज जब वहां लाठी चार्ज कर रहे थे तो उसका एक तरीके से रेसिस्टेंस, उसको रोका भी था। तो मालाबार तट पे श्री कृष्ण पिल्लई जी का भी योगदान रहा, लेकिन प्रमुख योगदान जो है वो के केलप्पन का माना जाता है। के केलप्पन। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनको वाइकोम सत्याग्रह का, वाइक्रोम सत्याग्रह, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। वाइकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश आंदोलन दक्षिण भारत का, है ना,
वायकोम सत्याग्रह के नायक। ठीक है, तो इनके द्वारा जो स्थिति कालीकट से, है ना, पोयानूर, ठीक है, पोयानूर तक, ठीक है। फिर असम में स्थिति आती है, यहां पे सत्याग्रहियों का जो मार्च है वो मार्च सिलहट से नोआखली, है ना। फिर आंध्र प्रदेश है, यहां पर शिविरम की स्थापना की जाती है। ये शिविरम वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को के छोटे या अस्थायी हेडक्वार्टर, मुख्यालय के तौर पे आप लिख सकते हैं। शिविरम की स्थापना, कहीं से तो कंट्रोल होगा ना, तो जहां से कंट्रोल होगा उस जगह को नाम क्या दिया गया, शिविरम। ठीक है, ये भारत के अलग अलग कोनों में एक तरीके से, अभी ये शुरुआत है कि एक एक क्षेत्र को हम देखेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है वो एक तरीके से नमक मार्च किए गए। इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, कि तंजौर तट पर जो है वो किसने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह किया, तो सी राजगोपालाचारी। या कभी बीपीएससी ने ये भी पूछ लिया है कि कहां से कहां तक, तो तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक। तो इसको हम क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी, है ना, कहां से, दांडी के निकट करोड़ी गांव है ना, वहीं से, दांडी के निकट करोड़ी गांव से। और जैसा मैंने आपको बताया कारण क्या था, तो कारण धरासन के नमक कारखाने पर नमक मार्च का आह्वान, कि हम लोग धरासन की तरफ क्या करेंगे, तो जाएंगे, इसका उद्घोषणा किया था इन्होंने। उसी चक्कर में इनको पकड़ लिया गया, है ना। और गिरफ्तारी के उपरांत जैसा मैंने आपको बताया, अब्बास तैयब जी ने धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और आगे आपको पता चलेगा कि अब्बास तैयब जी की खुद की गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी 12 मई को। और इसके उपरांत, मतलब इनकी गिरफ्तारी के उपरांत जो लीड करती हैं वो कौन होती हैं, सरोजनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, है ना। कानपुर सत्र आपको याद होगा 1927 का, 1925 का वक्त आपको याद होगा। और उनकी कविताओं का संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और यही वो व्यक्ति थी जिन्होंने लखनऊ समझौता के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम के एकता का एम्बेसडर कहा था, वही सरोजनी नायडू। ये मुख्य थी, इनके साथ हालांकि इमाम साहिब भी थे, और इमाम साहब के बाद मनीलाल गांधी, गांधी जी के पुत्र। क्लियर है। तो यहां तक की स्थिति को जो है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अलग अलग कोनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन
किस प्रकार से चलाया गया, किसके नेतृत्व में चलाया गया, मुद्दा क्या था। ये मुद्दा समझना इसी कारण भी जरूरी है क्योंकि कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत जगहों पर नमक का मुद्दा तो वाजिब था, जो खास करके जो तटीय क्षेत्र थे, जैसे आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, मालाबार का क्षेत्र हो गया, लेकिन किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जो ऐसे राज्य थे, ऐसे प्रांत थे जिनकी दूरी समुद्र सीमा से बहुत अधिक थी, तो वहां पर नमक वाजिब मुद्दा नहीं था, नमक को सांकेतिक मुद्दा के तौर पर रखा गया और उन क्षेत्रों में वास्तविक मुद्दा कुछ और था। जैसे जब हम बिहार को पढ़ेंगे तो वहां चौकीदारी का मुद्दा देखेंगे, मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे तो वहां पे हम एक तरीके से वन नियम, वन कानून को देखेंगे, यूपी को हम पढ़ेंगे तो लगान के मुद्दे को देखेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नमक के मुद्दे की आड़ में अन्य जगहों पर, अन्य परिस्थितियों में अन्य अन्य मुद्दे भी क्या रहे, इस दौरान हावी रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न केंद्रों के बारे। पहला केंद्र मैं तमिलनाडु उठा के ही चलूंगा। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि तमिलनाडु का तंजोर तट है ना, और इस तंजोर तट के तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में सॉल्ट मार्च किया गया। यहां पर लोगों ने विदेशी कपड़ों के आगे धरने भी दिए, है ना, शराब के ठेकों के बाहर भी एक तरीके से लोगों ने धरने दिए। कोशिश भरपूर की गई यहां पर कि मामला को अहिंसात्मक रखा जाए, लेकिन यहां पर भी हिंसात्मक तत्वों का एक तरीके से प्रवेश होता है, और प्रवेश होने के साथ ही ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ जब हिंसात्मक तत्वों का प्रवेश हो गया किसी आंदोलन में, तो लाजमी सी बात है कि सामने वाली जो पार्टी है, यानी कि जो अंग्रेज हैं, उनके पास चीजों को दबाने के लिए एक बहाना मिल गया, है ना। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पर हिंसात्मक तत्वों का प्रवेश होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में। और इस दौरान यहाँ का एक इंपॉर्टेंट घटना यह है कि यहाँ पर एक मिल होती है जिसका नाम होता है चोलई मिल। चोलई मिल का वास्तविक नाम मद्रास यूनाइटेड स्पिनिंग एंड वीविंग मिल था। यहां पर लंबे समय से जो है वो स्ट्राइक चल रहा था, धरना चल रहा था, जिस धरना को अंतोगत्वा मैंने जैसा आपको बताया पुलिस के इंटरफेरेंस से, पुलिस के एक तरीके से घुसपैठ के कारण अंतोगत्वा इस चोलई मिल स्ट्राइक को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये किसकी बात थी, ये हो गई तमिलनाडु की बात। उसके बाद जब आप मालाबार तट की तरफ चलेंगे तो मालाबार तट में मैंने आपको बताया प्रमुख भूमिका के केलप्पन की रही, है ना, जिनको वैकोम सत्याग्रह का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक तरीके से कालीकत से लेकर पोयानूर तक सॉल्ट मार्च भी करवाया, जैसा आप देख पा रहे होंगे। लेकिन इस दौरान मैंने एक शख्सियत की और नाम लिया था मैंने, जिनका नाम था कृष्णा पिल्लई, पी कृष्णा पिल्लई। तो जब 11 नवंबर 1930 का वो वक्त था, 11 नवंबर 1930 को इसी कालीकट के तट पर अंग्रेजों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन पी कृष्ण पिल्लई ने उस ध्वज का सम्मान रखते हुए उसको एक तरीके से गिरने नहीं दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। और इसी दौरान जब अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में लाठीचार्ज की जा रही थी, तो उन्होंने इस लाठीचार्ज का भी क्या किया था, तो एक तरीके से प्रतिरोध किया था, उसको रेसिस्ट किया था। क्लियर है। तो ये वही पी कृष्ण पिल्लई हैं जो आगे चल के केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट, है ना, केरल में जो साम्यवादी आंदोलन चलाया जाएगा, उस साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पी कृष्ण पिल्लई, है ना। तो मालाबार के क्षेत्र में दो व्यक्तियों का नाम के केलप्पन और पी कृष्ण पिल्लई, और उधर जैसा मैंने बताया तमिलनाडु में प्रमुख भूमिका सी राजगोपालाचारी की। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र का जो यहाँ पे जिक्र हुआ था कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्कालीन जो मुख्यालय के तौर पे शिविरम की स्थापना की गई थी। साथ ही आंध्र प्रदेश के कुछ गिने चुने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी थे, ऐसे जिले भी थे जहां पर नमक के मुद्दे को लेकर या नमक सत्याग्रह चलाया गया, चाहे वो पूर्वी और पश्चिम गोदावरी डिस्ट्रिक्ट हो, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट हो, कृष्णा जिला हो, गुंटूर जिला हो। तो गुंटूर जिला, कृष्णा जिला, पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिला, इन जिलों में आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह पुरजोर तरीके से चलाया गया, शिविरम की स्थापना की गई, है ना। और यहां पर रहने वाले दो प्रमुख जनजातीय समूहों ने भी इसमें बहुत अहम योगदान दिया, जिसमें से एक थी कम्मा जनजाति और दूसरी थी राजू जनजाति। तो कम्मा जनजाति और राजू जनजाति का आंध्र प्रदेश में भी एक तरीके से बहुत सक्रिय भूमिका रही। फिर आप तटवर्ती क्षेत्र में ही आगे बढ़िए तो पूर्वी तट में एक और राज्य आपको मिलेगा, उड़ीसा। उड़ीसा में जो नेतृत्व कर रहे थे व्यक्ति, उनका नाम था गोपाल बंधु चौधरी, और गोपाल बंधु चौधरी के ही नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी जैसे क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह जो है वो चलाया गया।
ओडिशा की बात हो गई, आंध्र प्रदेश की बात हो गई, मालाबार की बात हो गई, तमिलनाडु की बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा असम पर। असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो लोगों की भूमिका रही वो असहयोग आंदोलन की तुलना में कम थी। अब इसके पीछे का प्रमुख कारण यह है कि असम में उस दौरान दो कम्युनिटी, यानी कि कायदे से हिंदू और मुस्लिम अगर आप देख लें तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद चल रहा था सांसारिक राजनीतिक गतिविधियों को लेकर ही। तो एक तरफ हिंदू मुस्लिम के बीच का मतभेद, दूसरी तरफ जो बंगाली बोलने वाली कम्युनिटी थी और जो असमी बोलने वाली कम्युनिटी थी, है ना, इस भाषा को लेकर भी दो भाषीय वर्ग के बीच में मतभेद की स्थिति चल रही थी। तो लाजमी तौर पर जैसे ही मतभेद होगा जनाधार बटेगा, और जनाधार बटेगा तो किसी भी आंदोलन में उतनी सक्रियता देखने को नहीं मिलेगी। असम के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो विद्यार्थियों की रही, और विद्यार्थियों ने एक वहां पर कानून निकाला गया था जिसको कनिंगम सर्कुलर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कानून है ये उस दौरान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जे.आर. कनिंगम, है ना। और जे.आर. कनिंगम कायदे से और कोई नहीं बल्कि वहां की जो सूचना डिपार्टमेंट थी, है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर थे, निदेशक थे। तो इन्होंने एक नियमावली निकाली, क्योंकि जे.आर. कनिंगम के द्वारा यह नियमावली निकाली गई, इसी कारण इसको कनिंगम सर्कुलर कहते हैं। इस कनिंगम सर्कुलर के आधार पर बच्चों को यह कहा गया, विद्यार्थियों को यह कहा गया कि आप अपना और अपने अभिभावक का पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, चरित्र से संबंधित दस्तावेज। जिस पॉजिटिव कैरेक्टर यानी कि सकारात्मक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद ही आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए एक तरीके से क्या किया जाएगा, तो मौका दिया जाएगा। तो इसके प्रति लोगों के, स्टूडेंट्स के भीतर एक तरीके से आक्रोश की स्थिति आई। लोगों ने, बच्चों ने इसका क्या किया, तो विरोध किया। और असम के क्षेत्र में ही एक छोटी सी घटना ये घटती है कि दिसंबर 1930 में, है ना, वहां पे एक कचारी गांव है। कचारी गांव में वन कानून को लेकर, वन कानून के विरोध में, है ना, चंद्रप्रभा सयाकनी, इनके नेतृत्व में वन कानून के विरोध में भी वहां पर आंदोलन चलाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ही है अभी थोड़ी देर पहले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक मुद्दा केवल नमक नहीं रहेगा। नमक एक तरीके से प्रतीकात्मक मुद्दा है, उनके साथ साथ अलग अलग कोनों में अलग अलग मुद्दे हावी होंगे, जैसा अभी आपने असम में देखा। नमक सत्याग्रह की आड़ में कनिंगम सर्कुलर के विरोध, विद्यार्थियों का एक तरीके से आह्वान, और कचारी गांव में वन नियम के तरफ चंद्रप्रभा, है ना, सेक्यानी के नेतृत्व में वन नियम के विरुद्ध लोगों का आंदोलन। ठीक है, उसके बाद फिर बंगाल चलते हैं। जब मैं आपको राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि चित्तरंजन दास जी की मृत्यु जब 1925 में हुई तो उसके बाद बंगाल कांग्रेस कुल मिलाकर दो खेमों में बट गया। एक वो खेमा जिसका नेतृत्व जे.एम. सेनगुप्ता कर रहे थे, जिनका संबंध अनुशीलन समिति से था, और दूसरा खेमा जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, है ना, जिनका संबंध युगांतर समूह के साथ था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उस दौरान की स्थिति यह थी बंगाल में कि ये जो दोनों दलें हैं वो कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनाव को बहिष्कार करने की स्थिति में एक तरीके से दिख रही थी। अच्छा, वास्तव में अगर देखा जाए, है ना, वास्तव में अगर देखा जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की तुलना में बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों की भागीदारिता कम रही। यद्यपि यहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और गिने चुने जगह पर सांप्रदायिक दंगे भी देखने को मिले, जैसे ढाका में, है ना, किशोरगंज में, है ना। इन तमाम क्षेत्रों में जो है वो एक तरीके से सांप्रदायिक दंगे देखने को भी मिले। इसका कारण स्पष्ट था, मुस्लिम बहुल प्रांत, और मुस्लिम बहुल प्रांत जिन्ना की स्थिति को आपने थोड़े क्लासेस पहले देखा था कि जिन्ना की मंशा क्या हो गई थी, कांग्रेस से वो इतर आ गए थे, 14 सूत्री मांग आपको याद होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बंगाल के मुसलमानों का, मुस्लिम वर्ग का उतना ज्यादा सहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं मिला, है ना। जगह जगह पर कॉम्युनल राइट्स हुए, ठीक है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जहां पर आप कह सकते हैं कि नमक सत्याग्रह चलाया गया, और नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी टैक्स के खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई, जैसे मिदनापुर का क्षेत्र कह लीजिए,
आरामबाग का क्षेत्र कह लीजिए, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत जो है वो सक्रियता रही। और इसी दौरान आपको याद होगा चिटगांव का वो शस्त्रागार पर रेड सूर्यसेन के द्वारा, तो एक तरफ तो क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो चल ही रही थी। ठीक है, तो बंगाल एक तरीके से आप कह लीजिए कि सक्रिय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उदासीन रहा, क्योंकि यहां पर मुस्लिम बहुलता ज्यादा थी और मुस्लिम वर्ग को लेकर जिन्ना जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे मुस्लिम लीग का, वो पहले ही कांग्रेस से खफा हो गए थे 1929 के दौरान ही। ठीक, उसके बाद मामला पहुंचता है बिहार। और जैसा मैंने आपको पहले क्लासेस में बता रखा है कि बिहार में नमक का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं, है ना। नमक के मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर चौकीदारी टैक्स था, क्योंकि चौकीदारों को ऐसा माना जाता था कि चौकीदार जो हैं वो गांव में अंग्रेजों के आंखों के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किस किस कर के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, तो याद रखना है चौकीदारी कर, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो चौकीदारी कर के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, पर चूंकि नमक का मुद्दा संकेत पर आधारित था, सिंबॉलिक था, तो प्रारंभिक जो नमक सत्याग्रह की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है वो चंपारण और सारण इन दो क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उधर पटना में जो नखास तालाब है, नखास तालाब में लोगों ने सिंबॉलिक यानी कि संकेत के आधार पर नमक बनाया, और ये नमक बनाने की जो एक तरीके से नेतृत्व कर रहे थे वो थे अंबिका कांत सिन्हा। तो अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नखास तालाब में लोगों ने, अब तालाब से क्या नमक बनेगा, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूं सिंबॉलिक संकेत पे आधारित। चौकीदारी का जो मुद्दा था, इस चौकीदारी के मुद्दे को लेकर, चौकीदारी टैक्स के विरोध को लेकर भागलपुर, सारण और मुंगेर इन तमाम क्षेत्रों पर लोगों की सहभागिता और सक्रियता बहुत अधिक रही, है ना। और भागलपुर की खास करके अगर मैं बात करूं तो भागलपुर का बहुत अहम योगदान रहा चौकीदारी टैक्स के विरोध में, और यहां पर अब्दुल बारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन दोनों की बहुत ही ज्यादा सक्रिय भूमिका रही। ठीक है, तो ये हो गया बिहार की स्थिति। फिर झारखंड की स्थिति के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बोंगा माझी, और बोंगा माझी के साथ जो है वो सोमरा माझी। हजारीबाग जो है वो झारखंड का प्रमुख क्षेत्र रहा, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग के क्षेत्र में नमक का मुद्दा कम प्रभावी था, सांस्कृतिक मुद्दा अधिक प्रभावी था। इसी कारण यहां पर सांस्कृतिक सुधार को लेकर, जैसे मदिरा पान ना किया जाए, है ना, मदिरा पान का बहिष्कार हो, खादी को लोग अपनाएं, इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो दी गई। ठीक है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे किसान थे, छोटे मोटे किसान ने एक तरीके से, और जो निम्न वर्ग के किसान और छोटे सीमांत किसान थे, उन्होंने एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन दिया, जबकि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, बड़े जमींदार थे, उनका अभी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो मोहब्बत या जो झुकाव है, वो झुकाव एक तरीके से किसके तरफ थी, तो अंग्रेजों की तरफ ही थी। ठीक है, जहां एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के अलग अलग कोनों में मुस्लिम सहभागिता कम रही या नगण्य रही या गौण रही, वहीं उसी दौरान भारत का एक क्षेत्र ऐसा भी था जहां पर मुस्लिम पार्टिसिपेशन, मुसलमानों की भागीदारिता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 92% रही, 92%। मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूं वो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है, लेकिन इसको उस दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र भी कहा जाता था। इसके नाम से आप वाकिफ होंगे। इस क्षेत्र में एक व्यक्ति सक्रिय हुए जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था, जिनको लाल बादशाह के या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और ये उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में लंबे समय से जो पठान वर्ग है, पठान वर्ग के सांस्कृतिक और शैक्षणिक और राजनीतिक विकास के लिए कार्य कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने एक एनजीओ भी बनाया था यहां पर, जिस एनजीओ का नाम था खुदाई खिदमतगर या लाल शर्ट, क्योंकि इसके जो वॉलंटियर्स थे, कार्यकर्ता थे, वो लाल शर्ट पहना करते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में जो चीजें चलाई गई, जो आंदोलन चलाया गया, उसको इसी कारण खुदाई खिदमतगर आंदोलन या लाल शर्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मुसलमानों की एक तरीके से पुरजोर भागीदारिता, इस पुरजोर भागीदारिता और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण आप इससे लगा सकते हैं कि जब 23 अप्रैल 1930 को इस क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत होती है,
और विद्रोह की शुरुआत के पीछे का कारण यह होता है कि इस क्षेत्र के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 23 अप्रैल 1930 को इस क्षेत्र में एक तरीके से शुरुआत होती है आंदोलन की। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज पुलिस को, आर्मी को बुलाता है। उस आर्मी में कुछ भारतीय सेना भी होते हैं। वे भारतीय हिंदू सेना इन मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज करने से मना कर देते हैं। ठीक है। और अंतोगत्वा फिर आप एक तरीके से यह कह सकते हैं कि 4 मई 1930, 23 अप्रैल को स्थिति शुरू और 4 मई 1930 तक कहीं ना कहीं यह क्षेत्र काबू में अंतोगत्वा आ पाया। ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र की स्थिति। अगली स्थिति आपको मैं महाराष्ट्र ले चलता हूं, महाराष्ट्र का सोलापुर ले चलता हूं। आपको पता होगा कि 5 मई 1930 को जब गांधी जी की गिरफ्तारी करोड़ी गांव के पास से हुई तो इसका भरसक विरोध किया गया बंबई में, सोलापुर में, है ना। तो सोलापुर जो है उन विद्रोहों में अग्रणी रहा और सोलापुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी रहा है। ठीक है। बंबई क्षेत्र का इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी रहा है ना। और इधर गांधी जी की जब गिरफ्तारी 5 मई को हुई तो 7 मई से इन इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स थे, श्रमिक थे, वो श्रमिक एक तरीके से धरने पर बैठ जाते हैं। ठीक, धरने पर बैठ जाते हैं और जितने भी प्रकार की चीजें हो सकती थी, जैसे रेलवे को अवरुद्धित करना, पुलिस स्टेशन को अवरुद्ध करना, है ना, शराब के ठेकों के बाहर एक तरीके से धरना देना, तो ये तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां पर हो रही थी। 7 मई को ये धरने पर बैठे और ये तमाम गतिविधियां होने लगी। 8 मई को अंग्रेजों और इन श्रमिकों के बीच में होती है टकराहट। जिस टकराहट के परिणाम स्वरूप ये सोलापुर के जो श्रमिक थे वो कायदे से वहां से अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं। और आप यकीन मानिए कि वहां पर 8 मई से लेकर और 15 मई तक जो नियंत्रण है वो नियंत्रण ही वहां के श्रमिकों के हाथ में ही होता है। और 16 मई 1930 को अंतोगत्वा वहां पर मार्शल लॉ लगाया जाता है, सैन्य शासन लगा दी जाती है और सैन्य शासन लगाने के बाद जो है उस क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण पा लिया जाता है 16 मई को। ठीक है, तो ये सोलापुर की स्थिति। अब चलिए फिर से गुजरात के धरासन क्षेत्र में, है ना। धरासन क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने आह्वान किया था कि अब हम धरासन के नमक फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से इसी स्टेटमेंट के कारण उनकी गिरफ्तारी 5 मई को कर ली गई। जब 5 मई को कर ली गई तो इस धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथ में गया, जिन्होंने 7 मई 1930 को धरासन की तरफ क्रांतिकारियों के साथ बढ़ना प्रारंभ किया। लेकिन 12 मई 1930 को अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद फिर इसका कमान, जैसा मैंने आपको बता रखा है, सरोजनी नायडू, इमाम साहेब और मणिलाल गांधी ने संभाला। इनमें भी सबसे सक्रिय भूमिका सरोजनी नायडू की रही। सरोजनी नायडू और अपने सहयोगियों के साथ 21 मई 1930 को लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि 2000 आंदोलनकर्ताओं के साथ धरासन पहुंचती हैं, वहां के नमक फैक्ट्री पे पहुंचती हैं और वहां पे नमक फैक्ट्री पे पहुंचने के बाद एक भाषण देती हैं। उस भाषण का संबंध अभी कुछ दिन पहले लगभग उसी फॉर्मेट का संबंध अरविंद केजरीवाल की वाइफ ने भी दिया था। जब अरविंद केजरीवाल, अभी आपको पता होगा, जेल में है ना, तो उनकी वाइफ ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि ये बात मैं नहीं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। तो वो क्या स्टेटमेंट है आप सुन लीजिए, अपने आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार से समानता आपको दिख रही है। तो जब धरासन में सरोजनी नायडू ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि गांधी जी जेल में है पर गांधी जी की आत्मा आपके साथ है। आप मिलान कर पा रहे होंगे दोनों स्टेटमेंट का। तो गांधी जी जेल में है पर गांधी जी की आत्मा आपके साथ है, भारत की प्रतिष्ठा आपके हाथों में है ना। आप किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक हिंसात्मक तत्वों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको मारा भी जा रहा है तो भी आप धक्का मार के भी उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। मतलब पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से चीजों का आह्वान करने की कोशिश। एक तरफ पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से चीजों का आह्वान चल रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इसके ऊपर लठ बरसान दिया, है ना। अंग्रेजों का एक तरीके से पूरा का पूरा मनसा ही था कि चीजों को कुचल दिया जाए। एक बार जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो जगह जगह पर चीजों को कुचला ही जाने लगा, है ना। उधर जवाहरलाल नेहरू पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, बता चुका हूं मैं, इलाहाबाद से रायपुर जाने के दौरान ट्रेन से उनकी गिरफ्तारी, तो अंग्रेजों ने लठ बरसाया। इस पूरे के पूरे वाक्या के अंतर्गत 2 व्यक्तियों की मौत होती है और 320 लोग घायल होते हैं।
और इस पूरे दृष्टांत को, इस पूरी घटना को एक अमेरिकी जर्नलिस्ट है जिसका नाम है मिलर। वो मिलर जर्नलिस्ट पत्रकार था। वो पत्रकारिता करते हुए ये लिखता है कि यद्यपि धरासन के कार्यकर्ताओं को या धरासन के आंदोलनकर्ताओं को यह पता था कि वह कुछ ही मिनटों में अंग्रेजों के द्वारा मारे जाएंगे या मार दिए जाएंगे। मारे जाएंगे मतलब या तो लठ बरसाई जाएगी, और मार दिए जाएंगे मतलब या तो इनको मार दिया जाएगा। बावजूद इसके मैंने उनके आंखों में किसी भी प्रकार का कोई भय और आतंक नहीं देखा। ये स्टेटमेंट मिलर की है। तो बहरहाल लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लोग मारे भी गए, लोग जख्मी भी हुए। पर इस घटना ने अपने आप में सत्याग्रह के दौर में एक नजीर के तौर पे साबित हुई, एक तरीके से सिंबल, एक तरीके से आइडल, आदर्श के रूप में ये स्थापित हुई। और इसको फिर देखते देखते इसी तर्ज पर बंबई के वडाला में, है ना, कर्नाटका के सनीकोटा में, आंध्र प्रदेश में मिदनापुर में, बालासोर में, पुरी में, कटक में, अलग अलग जगहों पर सत्याग्रहों की स्थिति और ज्यादा मजबूत होती चली गई। ठीक है, तो ये धरासन की स्थिति हुई। फिर उसके बाद गुजरात में भी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे थे। अब गुजरात का क्षेत्र वो क्षेत्र था जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आनंद, बोरसद, नाडियाड, ये तमाम जो क्षेत्र हैं वो खेड़ा जिला के क्षेत्र हैं। बारदोली का नाम आपने सुना होगा, सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहां की स्थिति है ना। तो यहां का जो मेन मुद्दा था, बहरूच, यहां का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि लोग कर देने से मना कर रहे थे, और कर देने से मना करने के साथ साथ जो है वो निकटतम गांव जैसे वडोदरा हो गया, तो वडोदरा की तरफ भी कूच कर रहे थे। लेकिन फिर वही वो अंग्रेजों का अत्याचार हुआ, और अंग्रेजों ने इस दौरान वल्लभ भाई पटेल, है ना, की जो माताश्री थी उनके ऊपर भी एक तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। तो ये अपने आप में अमानवीय घटना थी। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी के क्षेत्र में नमक के मुद्दे के आड़ में जो मुद्दा चुना गया वो था वन का मुद्दा, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि वन से जो चीजें ये लाते थे उनके ऊपर अंग्रेज टैक्स लगाते थे, जिसके विरोध में लोगों ने एक तरीके से आवाज उठाया। यूपी में इसी प्रकार से लगान न देने को लेकर मुद्दा बनाया गया। ठीक, इसी दौरान भारत के उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि मणिपुर और नागालैंड में एक बहुत ही सशक्त महिला, एक बहुत ही सशक्त नेतृत्वकर्ता का उदय हुआ, जिनका नाम था रानी गेडानलू। रानी गेडानलू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में आंदोलनकर्ताओं को एक का नेतृत्व किया। अब आप इनकी स्थिति अगर देखेंगे तो जब ये नेतृत्व कर रही थी उस दौरान इनकी जो एज थी वो 13 वर्ष की थी, है ना। और इन्होंने इससे पहले नागा आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिस आंदोलन की शुरुआत 1905 में जदोनांग के द्वारा की गई थी। और नागा आंदोलन का मतलब नागालैंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग। तो एक तरफ जब जदोनांग की हत्या कर दी जाती है तो नागा आंदोलन का भी नेतृत्व रानी गेडानलू ही संभालती है ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो नेतृत्व कर ही रही होती है। 1932 में जो है वो इनको एक तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, और इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास दिया जाता है, और ये शिलोंग जेल में जो है वो बंद होती हैं। इसी शिलोंग जेल में बंद होने के दौरान उनसे मुलाकात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, और जवाहरलाल नेहरू उनको रानी और पहाड़ की बेटी, इन दोनों उपाधियों से एक तरीके से संबोधित करते हैं। और फिर आगे चल के अगर आप देखेंगे कि जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज ने भी इनको रानी की उपाधि दी। ठीक है, तो ये थी रानी गेडानलू। क्लियर है। अब अगर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के आप अलग अलग सहभागिता को देखें तो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग व्यक्ति समूहों का अलग अलग योगदान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं ने इसमें सक्रियता के साथ भाग लिया, है ना। शराब के ठेकों, विदेशी कपड़ों के बाहर बहिष्कार, इनका नेतृत्व किया। सरोजनी नायडू का नेतृत्व आपने देखा ही। इसी दौरान की एक महिला का नाम आता है जिनका नाम है अंबाबाई। कर्नाटक से इनका संबंध था, बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत। 12 साल में इनकी शादी हुई थी और 16 साल में जो हो गई ये विधवा हो गई। उसके बाद फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाती है ना। उडुपी कर्नाटक का क्षेत्र है, उडुपी में एक तरीके से ये चीजों का बहिष्कार करती है। उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में रखा जाता है, और जेल में रहने के दौरान ही वे बाकी अपनी सहयोगियों को चरखा चलाना, है ना,
प्रभात फेरी का आयोजन करना, ये सब करती हैं। तो महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। अंबाबाई कहाँ की थी? कर्नाटक की थी, दिमाग में रखिएगा। विद्यार्थियों की भी अहम भूमिका रही, है ना। आपने कनिंघम सर्कुलर का अभी जिक्र सुना, असम के अंतर्गत। उसके बाद फिर अल्कोहल यानी कि शराब के ठेकों के बाहर धरना देने में इनकी भूमिका रही। मुस्लिम वर्ग की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग की भागीदारी ना के बराबर थी। जो भागीदारी रही भी वो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में रही, है ना। जो छोटे मोटे व्यापारी थे उनका रवैया जो है वो सकारात्मक था इस आंदोलन को लेकर, और सर्वाधिक व्यापारियों की स्थिति तमिलनाडु और पंजाब के क्षेत्र में रही। जो ट्राइबल्स थे, जनजाति थे, जनजातियों ने अभी भाग लिया, आपको पता होगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया वन कानून के विरोध में महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक। श्रमिक वर्कर्स की स्थिति आपने सोलापुर में देखी, जो एक तरीके से समानांतर सरकार की स्थापना कर दिया उन्होंने 8 मई के बाद, 8 मई से लेकर 15 मई तक। उसके अलावा फिर मद्रास और कलकत्ता में, यूपी गुजरात जैसे क्षेत्रों में किसानों का एक तरीके से रवैया रहा। तो इन क्षेत्र इन तमाम जो अलग अलग वर्ग के लोग थे उनका रवैया रहा। जो गौण रवैया रहा वो बड़े जमींदारों का, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुस्लिम वर्ग का उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र को छोड़कर, है ना। बहरहाल सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो इसी प्रकार से जो है वो आगे चलता रहा, ठीक। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इधर धीरे धीरे फिर एक लंबे अंतराल के आंदोलन चलने के बाद गुंजाइश ये होती है कि अब शांति का समय हो, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन के तरीके थे उसमें शांति, संघर्ष, शांति की बात थी। तो फिर तेज बहादुर सप्रू जी के वगैरह के द्वारा मध्यस्थता की जाती है, गांधी इरविन समझौता होता है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है, फिर वहां से खाली हाथ लौटती है, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है ना। पहले यहां तक की स्थिति को हम एक तरीके से समाहित कर लें, उसके बाद हम चीजों को आगे की क्लास में मुतमईन तरीके से निश्चिंत होकर देखेंगे, ठीक है जी। तो आइए, क्या नोट करना है हमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख केंद्र, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख केंद्र, ठीक है। तो सबसे पहले आप तमिलनाडु के क्षेत्र से वाकिफ ही होंगे। तंजौर तट, है ना। सी राजगोपालाचारी, तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक, तिरुचिरापल्ली ये पहले भी बता चुका हूं, से वेदारण्यम। बाद बाकी धरना वगैरह तो है ही, है ना। और हिंसात्मक तरीके से प्रयोग करना चाहते थे, पर हिंसात्मक चीजों का प्रवेश एक तरीके से हो गया। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अंग्रेजों ने दमनकारी रवैये से चोलाई मिल चोलाई मिल के स्ट्राइक या धरने को समाप्त किया। ठीक। दूसरे क्षेत्र के तौर पे आपने देखा मालाबार, प्रमुख भूमिका के केलप्पन,
कालीकट से कोयानूर, इसी दौरान आपने देखा कि पी कृष्ण पिल्लई के द्वारा कालीकट तट पर राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा और साथ में अंग्रेजों के लाठीचार्ज का एक तरीके से विरोध तो किया ही किया था, है ना। तो ये मालाबार के क्षेत्र की स्थिति हो गई। ठीक है, मालाबार के क्षेत्र की स्थिति के बाद फिर हमने आंध्र प्रदेश देखा, जहां पे शिविरमों की स्थापना और पूर्वी और पश्चिम गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, है ना, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक तरीके से नमक सत्याग्रह, कम्मा और राजू जनजाति के द्वारा सहभागिता, है ना। तो अगले क्षेत्र के तौर पे कौन, आंध्र प्रदेश। शिविरम की स्थापना कम्मा और राजू जनजाति की सहभागिता, ठीक है। क्षेत्रों में अगर आप बात करें तो पूर्वी व पश्चिम गोदावरी जिला, कृष्णा जिला, गुंटूर जिला, ठीक है जी। ये आंध्र प्रदेश की बात हो गई। उड़ीसा, यहाँ पे पूरी क्षेत्रों में पूरी, कटक, बालासोर, और नेतृत्व में गोपाल बंधु चौधरी, है ना, नेतृत्व गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है। फिर असम में आपने स्थिति देखी, असहयोग तुलना के, असहयोग आंदोलन की तुलना में कम भागीदारिता, है ना, जिसके पीछे का कारण हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद और असमी और बंगाली बोलने वाले लोगों के बीच में मतभेद। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कनिंगम, कनिंगम कनिंगम सर्कुलर का विरोध, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला, है ना, कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी दौरान फिर आपने देखा कि जो कचारी गांव था, कचारी गांव में वन नियम के विरुद्ध एक तरीके से चंद्रप्रभा सैक्यानी के नेतृत्व में, है ना, तो कचारी गांव में चंद्रप्रभा सैक्यानी के नेतृत्व में
वन कानून का विरोध। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो एक तरीके से इसकी स्थिति। फिर आपने बंगाल में देखा, है ना, बंगाल में एक तरीके से सहभागिता तो कम रही लेकिन गिरफ्तारियां ज्यादा हुई, दंगे ज्यादा हुए मुस्लिम वर्ग के असंतुष्टि के कारण, है ना। तो जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे फॉर एग्जांपल ढाका और किशोरगंज में एक तरीके से सांप्रदायिक दंगे, है ना, ढाका व किशोरगंज, सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, थोड़े बहुत जगहों पर चौकीदारी के मामले को लेकर और नमक के मामले को लेकर आवाजें उठी भी, जैसे मिदनापुर, आरामबाग, है ना। तो मिदनापुर, आरामबाग, यहां पर नमक सत्याग्रह और इसके साथ साथ चौकीदारी, कर का विरोध। ठीक है जी, उसके बाद फिर बिहार आ जाइए। तो यहां पे तो वास्तविक मुद्दा जो था वो तो था चौकीदारी कर, है ना। और चौकीदारी कर का सर्वाधिक विरोध जो रहा वो रहा भागलपुर में, सारण में, मुंगेर में, है ना। और इसी भागलपुर में नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ संकेतात्मक संकेत के आधार पर ही नमक सत्याग्रह का एक तरीके से विरोध। तो बिहार में जब आप नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, यहां पे लिखना आवश्यक होगा संकेतात्मक, सिंबॉलिक। तो वो चंपारण और सारण, है ना, और पटना के नखास तालाब में, है ना, जो अंबिका कांत सिन्हा थे उनके नेतृत्व में अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक। ठीक है जी, ये कहाँ की स्थिति हो गई? एक तरीके से बिहार की स्थिति, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मुद्दा था वो मेन मुद्दा तो चौकीदारी का था। ठीक है, तो चौकीदारी करके विरोध में स्थिति मजबूत भागलपुर, सारण और मुंगेर में। और सिंबॉलिक तौर पे नमक का मुद्दा जो है वो एक तरीके से चंपारण और सारण में, और पटना के नखास तालाब में एक तरीके से नमक बनाया जाना। झारखंड, यहाँ का जो मुख्य क्षेत्र रहा वो रहा हजारीबाग। नेतृत्व जो रहा, है ना, वो बोगा मांझी और सोमरा मांझी के पास।
तुमरा माझी, ठीक है। विषय जो रहा वो सांस्कृतिक मुद्दा ज्यादा रहा, है ना। कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा हावी रहा। क्लियर है। उसके बाद फिर हमने कहाँ की स्थिति के ऊपर गौर की, पेशावर, है ना, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, या इन्हीं को प्यार से क्या कहते हैं, सीमांत गांधी, या फिर क्या कहते हैं, बादशाह खान। ठीक है। अच्छा, इनकी एक पत्रिका भी है, बता रखा हूं पहले भी, पत्रिका पख्तून। क्या है पत्रिका का नाम? पख्तून। ठीक है। और इन्होंने एक एनजीओ स्थापित करवाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगर। या इसी को कहते हैं लाल शर्ट। तो जो आंदोलन चलाया गया उसी को कहा जाता है खुदाई खिदमतगर या लाल शर्ट आंदोलन। किससे संबंधित? खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सीमांत गांधी उर्फ बादशाह खान, है ना, जिन्होंने पख्तून को एक तरीके से, या लाल कुर्ती, लाल शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी। ठीक है। आंदोलन की शुरुआत 23 अप्रैल को 1930 को, जब स्थानीय नेता यहां पर क्या किए गए, तो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है। 92% मुस्लिम सहभागिता। और वैसे पूरे आंदोलन में अगर हम समग्र भारत की बात करें तो मुस्लिम सहभागिता क्या है, बहुत कम है। तो अपने आप में ये विशिष्ट चीज। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने शोलापुर की स्थिति को देखा। शोलापुर 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में सात मई से स्ट्राइक, है ना, 8 मई से 15 मई 1930 पुलिस के साथ भिड़ंत होती है 8 मई को, है ना। पुलिस वाले खदेड़ के भगा दिए जाते हैं और 7 दिनों तक शोलापुर पर मजदूरों का अधिकार। और 16 मई 1930 को अंतोगत्वा मार्शल लॉ, सैन्य शासन। ठीक है। तो ये कहाँ की स्थिति रही? ये स्थिति रही शोलापुर की। क्लियर है। उसके बाद फिर हमने धरासन की स्थिति को देखा। पांच मई को गांधी जी गिरफ्तार, उसके बाद अब्बास तैयब जी का नेतृत्व, तो 7 मई 1930 अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में
सत्याग्रह की शुरुआत और जैसा मैंने आपको बता रखा है कि 12 मई 1930 को अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी, है ना, और इस गिरफ्तारी के बाद फिर सरोजनी नायडू की स्थिति, है ना, और 21 मई 1930 को 2000 आंदोलनकारियों के साथ सरोजनी नायडू के नेतृत्व में इमाम साहिब व मणिलाल गांधी धरासन पहुंचते हैं। ठीक है, चीजों को अहिंसात्मक तरीके से रखने के लिए वो स्टेटमेंट याद रखिएगा। यद्यपि गांधी जेल में हैं पर उनकी आत्मा आपके साथ है। ठीक है, आगे भी कहा कि भारत की प्रतिष्ठा भी आपके साथ में है, किसी भी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि का प्रयोग ना करें। आपका प्रतिरोध भी किया जा रहा है तो आप धक्का तक ना दें। ठीक है, और इसी दौरान अमेरिकी जर्नलिस्ट वो मिलर का कथन, ठीक है, कि यद्यपि उनको पता था कि उन्हें मारा जाएगा, वह कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु होगी, है ना, इतना दिमाग में रखना है। फिर भी उनके आंखों में किसी भी प्रकार का भय और आतंक देखने को नहीं मिला। ये स्टेटमेंट किसका है? मिलर का। कौन था? अमेरिकी पत्रकार। ठीक है, तो ये कहाँ की स्थिति हो गई? ये स्थिति हो गई धरासन की। क्लियर है? उसके बाद फिर इसी के नक्शे कदम पर भारत के अलग अलग क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश, मिदनापुर, है ना, सन्निकटा कर्नाटक में, वडाला बॉम्बे में, इन तमाम जगहों पर क्या हुआ? तो सत्याग्रह की स्थिति को मजबूत किया गया। ठीक है, गुजरात में, गुजरात का विषय याद रखिएगा, नो रेंट या टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्षेत्र में दिमाग में रखना है आनंद, है ना, आनंद के साथ फिर बहरोच, बारदोली, सूरत, सूरत डिस्ट्रिक्ट में, है ना, इसके साथ फिर अन्य जगह हैं, है ना, जैसे नाडियाड, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला। ठीक है, और इसी दौरान जो है वो वल्लभ भाई पटेल की स्थिति मैंने बताया था, उनकी माता जी के ऊपर जो एक तरीके से
क्योंकि लोग निकटतम क्षेत्र की तरफ जैसे बड़ौदा के क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे थे। ठीक है, फिर एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों का विषय क्या था? वन कानून के विरोध में। ठीक है, यूपी में लगान ना देना, तो एक तरीके से ये आदिवासी क्षेत्रों में सफल रहा, क्योंकि वन का संबंध तो आदिवासी जनजातियों से ही है। यूपी लगान ना देना, ठीक है। मणिपुर व नागालैंड, इन क्षेत्रों में रानी गैंडानुलू, ठीक है जी। नागा विद्रोह के दौरान भी इनकी अहम भूमिका है ना। रानी की उपाधि किसने दी? पहले तो जेएल नेहरू ने दी, और जेएल नेहरू के साथ आजाद हिंद फौज। नागा विद्रोह में सक्रियता, तेरह साल में नेतृत्व, ठीक है। पहाड़ की बेटी भी कहा जाता है ना। और शील आजीवन कारावास, और शिलोंग जेल, यहीं पे तो गए थे मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू, जब उनको पहाड़ की बेटी की उपाधि दे दी थी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है वो भारत के अलग अलग कोनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थिति रही है ना। फिर उसके बाद हमने बात की कि किन किन वर्गों का योगदान रहा, मुस्लिम वर्ग, है ना, महिलाएं, विद्यार्थी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो किन किन वर्गों का योगदान रहा, यहाँ से चीज़ों को हम अगले क्लास में उठाएंगे और फिर देखेंगे कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। गांधी जी के साथ इरविन का समझौता कैसे हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है ना। दिल्ली समझौता की क्या क्या शर्तें इरविन ने मानी, क्या क्या शर्तें गांधी जी ने मानी। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त आएगा जिन शर्तों पे गांधी जी को मानना पड़ेगा। गांधी जी कहेंगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी रुकवा दीजिए, इरविन नहीं मानेगा, बावजूद इसके ये समझौता हो जाएगा। और 1931 में जब कराची अधिवेशन होने वाला होगा, और उसी दौरान जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हो जाएगी 23 मार्च को 1931 को। तो जब ये जाएंगे तो गांधी जी का बहिष्कार किया जाएगा, कहा जाएगा कि आप चाहते तो फांसी रुकवा सकते थे, आपने क्यों नहीं रुकवाया। और गांधी जी के ऊपर यह प्रश्न रहेगा कि उन्होंने क्यों नहीं रुकवाया। कोशिश तो की, परंतु गत्वा एक ऐसी स्थिति में वो आ गए जहां पे उन्होंने राजनीतिक बंदियों की रिहाई, यहीं तक के मामले को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब ये अपने आप में एक तरीके से प्रश्न का विषय है कि अगर वो चाह भी लेते तो क्या होता। क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बढ़ती हुई लोकप्रियता के आगे अंग्रेज झुकना पसंद करते, या फिर क्या प्रयास गांधी जी के द्वारा और अधिक सुदृढ़ तरीके से किया जा सकता था? क्या कुछ और शर्तें रखी जा सकती थी? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थिति को और ज्यादा मुखर बनाते हुए अंग्रेजों के ऊपर दबाव दिया जा सकता था? तो इन तमाम पक्षों की स्थिति, इसकी समीक्षा आप अपने आप कर पाएंगे जब आप इस दौरान की स्थिति को देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन उधर उनकी फांसी होगी, फांसी होने के बाद फिर लोगों के मन में आक्रोश होगा, कराची अधिवेशन होगा, जिस कराची अधिवेशन में दिल्ली समझौता यानी कि गांधी इरविन समझौते के ऊपर मुहर लगेगी। गांधी जी कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार होंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी जाएंगे, BR अम्बेडकर जाएंगे, है ना, गांधी जी के साथ महादेव देसाई होंगे। इन तमाम लोगों की स्थिति जो है उस दौरान बनी रहेगी। और फिर इसी प्रकार से
आगे की तरफ गतिविधियां चलेंगी और हम देखेंगे कि उस गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या रहा और किस प्रकार से कांग्रेस की असंतुष्टि अंतोगत्वा फिर हरिजन के उत्थान की तरफ मुड़ गई, गांधी जी का ध्यान उस तरफ केंद्रित हो गया। इन तमाम चीज़ों की हम जानकारी अगले क्लास में लेंगे। यहाँ तक की चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।